हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में अब तक हम बात कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू भी हमने कंप्लीट किया है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड की हमने बात स्टार्ट की, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड में प्लाज्मा और आरबीसी की बात की। उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया। और आज हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन की बात करेंगे बच्चों। ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है। तो ब्लड के क्लॉट बनने के प्रोसेस को समझेंगे बच्चों। नॉर्मली याद रखें, जो ब्लीडिंग टाइम होता है बच्चों, वो होता है करीब चोट लगने के बाद जो ब्लीडिंग टाइम है वो अप्रॉक्स होता है 1 से 2 मिनट। ये डिपेंड करता है इंजरी पे भी। और ब्लड का क्लॉट बनने में जो टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, ये होता है यूजुअली 2 से 8 मिनट का टाइम। आपको इस यहां पर जो बताया जा रहा है कंसेप्ट, सबसे मेन कंसेप्ट में सबसे स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं बच्चों। इसके बाद में जो चीज बताऊंगा वो सारी चीज वही होगी जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताई जा रही है। मतलब ये ही मेन कंसेप्ट है जो आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया जा रहा है। इसलिए इस कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझिए और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हो जाओ। तो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम की अगर हम बात करें, ब्लीडिंग टाइम 1 to 2 मिनट होता है, क्लॉटिंग टाइम करीब 2 से 8 मिनट का टाइम होता है। समझते हैं कंसेप्ट को। जैसे ही इंजरी होती है बच्चों, जैसे ही इंजरी होती है, और इंजरी होने के साथ साथ सीधा सीधा बोलें, जैसे ही क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होते ही 2 तरह के पाथवे वर्क करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है समझाते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही इंजरी होती है, इंजर्ड पार्ट से के सराउंडिंग टिश्यूज जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। सराउंडिंग टिश्यू सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे बच्चों, बोलिए। ये सिक्रीट करेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सिक्रीट करते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से आया है। इसका मतलब ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से रिलीज होता है। ये इसको से रिलीज करने का जो मेथड है वो कौन सा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। मतलब ये सारी बात जो मैंने बोली है ना आपको, कि जैसे ही इंजरी होती है, इंजरी होते ही सराउंडिंग टिश्यूज से सिक्रेट होता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू आ रहा है। जिसको सराउंडिंग टिश्यू को एक्सट्रिंसिक पाथवे में इंक्लूड करते हैं। और जैसे ही इंजरी होती है, वहां की प्लेटलेट्स जो होती हैं, उस जगह जो प्लेटलेट्स हैं वो भी सिक्रेट करती हैं एक तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है इसको बोलते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और अब आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, अब जो सिक्रेट हो रहा है वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। ये कौन सा पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे 2 तरह के पाथवे कंटिन्यू होते हैं इंजरी होते ही। इंट्रिंसिक पाथवे जब चलता है तो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। और एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनने से फायदा क्या होगा, ये दोनों तरह के थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट। जैसे ये मैं बोल रहा हूं इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। हम बाद में बात करेंगे कि हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इन प्लाज्मा। और ये जो एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन हमने बोला है, ये एक्सो एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं क्या कर देते हैं, ये दोनों इस पर वर्क करते हैं इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स पे। और सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। एक्टिवेट दी क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो इनएक्टिव थे उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और व्हाट हैपन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे ही ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो एक लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है। क्या होती है, लॉन्ग चेन रिएक्शन। लॉन्ग चेन रिएक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन।
एक लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। और कैस्केड रिएक्शन या लॉन्ग चेन रिएक्शन होने से क्या होता है, बनता है प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है एंड दिस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स वर्क एज ए एंटी हिपैरिन। याद रखें, ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंटी हिपैरिन की तरह एक्शन करता है। किसकी तरह एक्शन करता है? एंटी हिपैरिन, क्योंकि आप जानते हैं हिपैरिन ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता, क्योंकि हिपैरिन इज ए नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट, ये पहले ही बात कर चुके हैं हम। और एंटी हिपैरिन तो वो हो गया, इसका मतलब जो हिपैरिन को अपना काम करने ना दे, तो क्या बन जाए? ब्लड का क्लॉट बन जाए। तो ऐसा क्या करता है बच्चों? ये एंटी हिपैरिन की तरह काम करने वाला प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, जो इनएक्टिव होता है, इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट कर देता है एक्टिव थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव थ्रोम्बिन में। और जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, ये ब्लड में मिलने वाले एक और प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम हो सकता है, आपने सुना हो, जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन, उस फिब्रिनोजन जो कि होता है सॉल्युबल, क्या होता है? सॉल्युबल। उस सॉल्युबल फिब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया है बच्चों। ये थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम की प्रेजेंस में इन फिब्रिनोजन जो सॉल्युबल है उसे कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। और ये फिब्रिन होता है सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? ये फिब्रिन होता है इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल फिब्रिन अगर होगा तो इनसॉल्युबल फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स बनेंगे। तो फाइन थ्रेड्स कैसे दिखेंगे? देखिएगा, ये फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स हैं, और फिब्रिन के ये जो फाइन थ्रेड्स हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स हैं, इसमें आकर फंस जाती हैं इस तरह से ये आरबीसी यहां पर आकर फंस गई हैं। यहां पर और भी फंस सकती हैं, जैसे यहां पर आकर हम बोल सकते हैं कि यहां पर आके फंस गई डब्ल्यूबीसीज। तो यहां पर आरबीसीज फंस जाएंगी, यहां पर डब्ल्यूबीसीज को ट्रैप कर लेता है, और इस तरह से ट्रैप करने की वजह से बन जाता है ब्लड का क्लॉट या कोएगुलम। क्या बन जाता है? क्लॉट और कोएगुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अच्छे से याद रखें, पूरा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म मैंने अभी आपके सामने रख दिया है। एक बार फिर समझाता हूं इस पूरे मैकेनिज्म को। तो बच्चों एक बार फिर समझते हैं। जैसे ही इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग होती है करीब 1 से 2 मिनट के लिए, क्लॉटिंग होती है करीब 2 से 8 मिनट में। क्लॉटिंग के लिए क्या क्या होता है समझिए। जैसे ही ब्लीडिंग होती है, हमारे सराउंडिंग टिश्यूज जो हैं वो सिक्रेट करते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स जो हैं वो सिक्रेट करती हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस सराउंडिंग टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन के सिक्रेट होने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के सिक्रेशन के प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। और इस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट हुए हैं, ये हमारे प्लाज्मा में मिलने वाले इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जिनका नंबर होता है 13, को एक्टिवेट कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, ये लॉन्ग कैस्केड रिएक्शन करते हैं, लॉन्ग चेन रिएक्शन करते हैं। और जब एक लॉन्ग चेन रिएक्शन में 10 से 12 स्टेप्स होते हैं, इतनी लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बनता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही तो वर्क करता है किसकी तरह? एंटी हिपैरिन की तरह। और जब ये एंटी हिपैरिन की तरह वर्क करता है तो ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। इसका मतलब हिपैरिन ब्लड का क्लॉट बनने क्यों नहीं देता? क्योंकि वो कभी भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने नहीं देता। लेकिन अब बन चुका है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है एंटी हिपैरिन। तो ये तो क्या कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर थ्रोम्बिन बना, वैसे ही ये थ्रोम्बिन
सॉल्युबल फिब्रिनोजन को, कौन से फिब्रिनोजन को, सॉल्युबल फिब्रिनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन जो है, यही तो थ्रोम्बिन है, ये वाला देखिए, ये थ्रोम्बिन जो है इस सॉल्युबल फिब्रिनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल फिब्रिन में। और जैसे ही इनसॉल्युबल फिब्रिन का फॉर्मेशन होगा, फिब्रिन के फाइन थ्रेड जो हैं वो ब्लड कॉर्पसल्स को ट्रैप कर लेंगे। देखिएगा इधर डायग्राम में फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स देख सकते हैं आप, डायग्राम में थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको। ये थ्रेड्स जो है इनमें ब्लड वेसल्स फंस चुकी हैं, ब्लड कॉर्पसल्स फंस चुकी हैं, और इस तरह से फंस जाएंगी तो बन जाएगा ब्लड का क्लॉट। तो इसी तरह से ब्लड का क्लॉट बनता है। तो मेन कंसेप्ट तो मैंने ब्लड क्लॉटिंग का आपको समझा दिया। अब इस चीज को देखिए क्या क्या लिखा है इसके बारे में, उन सारी बातों की बात करते हैं, देखते हैं, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन ब्लड ओजेस आउट ऑफ ए कट इट सेट्स इनटू जेल विद ए फ्यू मिनट्स, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। कोगुलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्युबल फिब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन। अभी बात की थी हमने, सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बिन, ऐसा थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में हुआ। फिब्रिन प्रेसिपिटेट एज ए नेटवर्क ऑफ फाइबर, प्रेसिपिटेट हो जाता है नेटवर्क ऑफ फाइबर, एंड दिस नेटवर्क ट्रैप मैनी ब्लड सेल्स, पर्टिकुलरली आरबीसी को ट्रैप करता है टू फॉर्म ए रेड सॉलिड मास कॉल्ड दी ब्लड क्लॉट, जिसको कोएगुलम भी कह देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? कोएगुलम, ठीक है। द क्लॉट सीज द वुंड इन द वेसल टू स्टॉप द ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अब अच्छे से इस पॉइंट को याद रखें। द स्ट्रॉ कलर फ्लूइड लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सीरम। क्लॉटिंग के बाद एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड जो बाहर निकलता है इंजर्ड पार्ट से, उसको हम बोलते हैं सीरम। द सीरम कैन नॉट बी कोगुलेटेड एज इट लैक फिब्रिनोजन। याद रखें, सीरम का कोगुलेशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता? फिब्रिनोजन नहीं होता। तो फिब्रिनोजन के एब्सेंस होने की वजह से या फिब्रिन के एब्सेंट होने की वजह से कभी भी उसका कोगुलेशन नहीं बनता, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है। थ्रोम्बिन अकर इन नॉर्मल ब्लड एज एन इनएक्टिव ग्लोबुलिन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अभी हमने बात कर ली बच्चों सब कुछ, अब हम वही बात रिपीट कर रहे हैं। इट मस्ट बी एक्टिवेट टू थ्रोम्बिन बिफोर ब्लड कोगुलेशन कैन अकर। अगर ब्लड का कोगुलेशन करना है तो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट होना होगा किसमें? एक्टिव थ्रोम्बिन में। In case of injury to a blood vessel, coagulation promoting substance called thromboplastin, you know that exothromboplatin and endothromboplatin are released into the blood from clumped platelets and damaged tissues. Surrounding tissues and clumped platelets जो होती हैं वो secrete करती हैं thromboplastins, and these thromboplastin helps in the formation of enzyme prothrombinase और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, वैसे ही क्या होगा? दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन टू इनिशिएट कोगुलेशन। यही तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। बिल्कुल सही बात है ना, एक्टिवेशन की भी इसी की वजह से हुआ और आगे का एक्शन भी इसी वजह से हुआ। देखना चाहेंगे आप? देखिए, कैल्शियम की वजह से ही एक्टिवेशन हुआ और कैल्शियम की वजह से ही सॉल्युबल इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ, एक्शन भी इसी की वजह से हुआ। सही बात है। आगे आता है, ब्लड नॉर्मली कंटेन एन एंटीकोगुलेंट हेपेरिन विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन। हेपेरिन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स ग्रेन्यूल। इवन बेसोफिल्स भी सिक्रेट करती हैं। ब्लड ऑल्सो कंटेन एंटीथ्रोम्बिन, ब्लड में एंटीथ्रोम्बिन भी है, ठीक है, विच इनहिबिट एनी थ्रोम्बिन फॉर्म्ड एक्सीडेंटली। अगर थ्रोम्बिन एक्सीडेंटली बन जाए तो उसको रोकने का काम एंटीथ्रोम्बिन करता है। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम ए ब्लड वेसल कैन बी केप्ट अनकोगुलेटेड बाय एडिंग ए पिंच ऑफ ऑक्सिलेट टू इट। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में है वो उसका क्लॉटिंग ना हो तो थोड़ा सा आपको ऑक्सिलेट डाल देना चाहिए, सोडियम या पोटेशियम ऑक्सिलेट। करता क्या है ऑक्सिलेट? आगे भी हम पढ़ेंगे, इसको ब्लड बैंक में भी यूज करते हैं। ऑक्सिलेट प्रेसिपिटेट कैल्शियम एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रिवेंट कोगुलेशन, क्योंकि वो कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है ऑक्सिलेट, बिकॉज ऑक्सिलेट इज ए चिलेटिंग एजेंट। अगर ऑक्सिलेट एक चिलेटिंग एजेंट है, अगर वो कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा तो उस कंडीशन में ब्लड का क्लॉट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। Chilling of blood also delay coagulation because lesser temperature depress the action of coagulation promoting enzyme. याद रखें, चिलिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो डिले कोगुलेशन, ठीक है, इसीलिए क्रायो प्रिजर्वेशन को भी यूज किया जाता है, जो सुना होगा आपने।
क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को भी यूज किया जाता है। एंड चिलिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो डिले कोगुलेशन बिकॉज लेसर टेम्परेचर डिप्रेस द एक्शन ऑफ कोगुलेशन प्रोमोटिंग एंजाइम। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, तो लेस टेम्परेचर पे भी और ऑक्सीडेट की प्रेजेंस से भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, और नेचुरल ब्लड का क्लॉट तो बनने नहीं देता कौन? हेपेरिन। और बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जो बात आई थी क्लॉटिंग फैक्टर्स की। याद रखें 13 फैक्टर्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर हेल्प करते हैं। दीज फैक्टर्स आर मेनली प्रोड्यूस इन लिवर। कहां पर बनते हैं? लिवर में बनते हैं। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर। इवन विटामिन क्यू ऑल्सो रिक्वायर्ड। विटामिन क्यू जिसे यूबिक्विनिन भी कहते हैं, विटामिन क्यू एंड विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लिवर, बट दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। और इनको एक्टिव करने में किसने हेल्प किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। तो देखते हैं ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, और इनको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, कोफैक्टर इन ईच स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम, प्रोएसिलरीन, एसिलरीन रिजेक्टेड है, प्रेजेंस इसकी प्रूव नहीं है। ज़्यादा अच्छा बोले ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है प्रेजेंस जिसकी प्रूव नहीं, प्रेजेंस नॉट प्रूव्ड, तो इसकी प्रेजेंस प्रूव्ड नहीं है। तो याद रखें बहुत सारे फैक्टर हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन ए, क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन बी भी कहते हैं। फिर आता है स्टुअर्ट फैक्टर और स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। नेक्स्ट पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th है हैगमैन फैक्टर या एफएसएफ या लैकी लॉरेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनके नाम है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन ए, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन बी ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लैकी लॉरेंट फैक्टर। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इन्हीं को एक्टिव किया जाता है, और लॉन्ग कैस्केड रिएक्शन के बाद ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। वही तो काम करता है लाइक एंटी हेपेरिन। ठीक है, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, ये सारी चीज़ याद रखनी चाहिए। हमारे अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट आप सभी जानते हैं हिपेरिन, लेकिन कुछ अदर एनिमल्स में भी हमें एंटीकोगुलेंट होते हैं, जैसे हिरुडीन एंटीकोगुलेंट फाउंड इन द सलाइवा ऑफ लीच, एनोफ्लिन फाउंड इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। तो लीच के अंदर मिलता है हिरुडीन, फीमेल एनोफ्लीज में मिलता है एनोफ्लिन। पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे जो एक साइक्लोस्टोमेटा है, एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा था बच्चों हमने। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जो साइक्लोस्टोमेटा है उसमें मिलता है लैम्प्रेडिन। ठीक है, और क्यूमेरिन एंड वारफेरिन ये दोनों एंटीकोगुलेंट ऐसे हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मस्टर्ड फैमिली के प्लांट से मिलते हैं कुछ, और कुछ अदर फैमिलीज में ही मिलते हैं। तो हिरुडीन, एनोफ्लिन, लैम्प्रेडिन, क्यूमेरिन एंड वारफेरिन कुछ अदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। क्लियर होती बात। तो हमने कौन कौन सी बात की बच्चों आज हमने जो बात की है वो है ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में ब्लीडिंग टाइम की, क्लॉटिंग टाइम की बात की, जिसमें हमने पूरे मैकेनिज्म को समझा कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, और उसके बाद हमने बात उसी चीज़ को सामने जो लिखा हुआ था उस एक एक चीज़ को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, और वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के सीक्वेंस में नाम क्या है, उन्हें रोमन नंबर में लिखा और सीक्वेंस में नाम लिखे, और कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के नाम याद किए हमने। लास्ट पॉइंट आ जाता है, टू कलेक्ट ब्लड इन द बॉटल इन ब्लड बैंक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट आर यूज्ड। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं अगर ब्लड को हमें ब्लड बैंक में स्टोर करना है, एंड दीज आर्टिफिशियल कोगुलेंट्स आर सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट एंड EDTA, एथेलाइन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इस तरह के नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स को इस तरह के आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स को यूज़ किया जाता है, और ये तीनों के तीनों एंटीकोगुलेंट्स जो हैं ये हैं चिलेटिंग एजेंट्स। और चिलेटिंग एजेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप सभी ने सुना होगा चिलेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे, और किसी आयन को ब्लॉक करते हैं जैसे कैल्शियम को ब्लॉक कर दें, तो आप खुद ही सोचिए कि ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम अवेलेबल ना रहे तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, तो ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो आज हमने ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले बात की ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स किस तरह से ब्लड कॉर्पसेस को ट्रैप कर रहे हैं, मेनली आरबीसी को। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन किस तरह से एक्टिवेट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ये बात की हमने। और कैसे एक लॉन्ग चेन रिएक्शन के बाद प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और इनसॉल्युबल फिब्रिन के फाइन थ्रेड्स जो हैं वो ट्रैप कर लेते हैं आरबीसीज को। इस पूरी बात के बाद हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात की और कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स की बात की और बताया गया कि ब्लड बैंक में ब्लड का क्लॉट बनने से कैसे रोका जाता है, उसके लिए कौन कौन से आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट यूज़ किए जाते हैं और वो क्या एक्शन करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग की हमने बात की बच्चों। तो हमने यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू फिनिश कर दिया है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यू में केवल मस्कुलर टिश्यू का ही इंट्रोडक्शन देंगे, लोकोमोशन मूवमेंट हम अलग से ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के साथ आते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।